हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने अब पिछली 3 कक्षा में क्या क्या पढ़ लिया है वो हम सबसे पहले देखते हैं। हम अभी MPPSC FSO जो है उसका पेपर फर्स्ट के MCQ कराने जा रहे थे, ठीक है। उसमें से हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर देख लिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देख लिया है और माइनिंग इंस्पेक्टर जो कि हमने कल देख लिया है, ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे, ये फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम को 2024 में जो हुआ था उसको देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ये 3 क्वेश्चन पेपर जो हैं सॉल्व करा चुके हैं। यदि आपने अब तक ये नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उनको जाके चेक करो, है ना। अब हम जो 4th पेपर है उसको करेंगे। पेपर ये पेज नंबर 31 पे है, 31। ये देखो, ये रहा हमारा पेपर, फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस का पेपर है, ठीक है। 2024 का पेपर है। अब हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन कराए हैं और हमने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि किस किस एग्ज़ाम पेपर में फिर से रिपीट हुए हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता। देखो कहाँ लिखा है बॉक्साइट नहीं पाया जाता, इसमें लिखा है उमरिया, आंसर सही है। शिवपुरी, कटनी और शहडोल में ये पाया जाता है, उमरिया में नहीं पाया जाता। ये एक नया फैक्ट है, इसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। बॉक्साइट के बारे में 3 क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आया हुआ है, वैसे ही कोयला क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आया हुआ है। अब ये देखो, ये लिखा है विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई जो है लगभग कितनी है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, सिद्ध बाबा, है ना। सिद्ध बाबा चोटी पड़ी थी 1172 मीटर पड़ी हुई थी, जो कि दतिया में स्थित है। ये विंध्य पर्वत का ही जो है भाग कहलाता है। मतलब उसमें 1100 से मतलब 1000 से 1200 के बीच में जो है ऊंचाई ज़रूर है, ठीक है। और 1300 से 1500 के बीच में अपन जब सतपुड़ा पढ़ते हैं तो महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी ये उसके अंतर्गत आई। फर्स्ट वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिद्ध बाबा पढ़ी थी। इसके अलावा सारी चोटियाँ छोटी छोटी हैं लगभग, ठीक है, इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 3। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है। आरक्षित वन मतलब कि इसमें आप वनों की कटाई नहीं कर सकते, है ना, वनों की कटाई नहीं कर सकते। और इसमें जो कोर क्षेत्र रहता है, कोर एरिया, उसमें आप नहीं जा सकते, आपका गमन इसमें निषिद्ध रहता है। इसके अलावा बाहर से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। सरकार मतलब अपने अंडर में रखती है इसको, तो कितना प्रतिशत है, ये 60% है ना। ये कभी कभी पूछ लेते हैं। और जो न्यू वन रिपोर्ट आई है हमें उसको भी ध्यान से देखना है, ओके। अब हम देखने वाले हैं, निम्न में से कौन सी हीरे की खान नहीं है। देखो, मझगवा, हिनौता, अंगूर। मंझौली कहाँ है, ये जबलपुर के पास ही है, सीहोर में है शायद, ये जहाँ भी हो, बट ये कहीं ना कहीं से भी ये इसका ऑप्शन नहीं है। मझगवा, हिनौता हमने बहुत बार सुना हुआ है। इसका अंगूर एक और निकल के आया है, इसको भी हम याद कर लेंगे, लेकिन मंझौली इसका कहीं से भी आंसर नहीं है, तो ये सही होगा। फिर क्वेश्चन 5 देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी जो है उत्तर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। देखो, इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। 19 दाएँ से मिल रही हैं, फिर बाएँ से मिल रही, तो आप इन सबको याद नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमें मतलब हमसे नहीं बनेंगे, चाहे हमने उनको कितना भी पढ़ा हो। तो इसमें क्या आंसर है, हिरण, ठीक है, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ बहुत अधिक हैं। फिर 6 क्वेश्चन देखेंगे हम। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में हुआ था, किस मुख्य विषय पर आधारित था। तो इसमें क्या था, इसकी जो थीम थी, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधी, ये तीनों उसके उद्देश्य थे, ठीक है, मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य विषय थे। अब 2025 का आएगा। फिर सिविल सेवा जो प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा UPSC की प्रारंभिक परीक्षा, मतलब आप प्रीलिम्स जब निकाल लोगे तो आपको फिर कितनी राशि मिलेगी, तो ये 40,000 मिलते हैं UPSC में, ओके। केंद्र तो जल्दी देता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन पैसे देने में बहुत कंजूसी कर देता है, या फिर बहुत लेट आती है इसकी फीस। देखो, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो ये हेलुसिनेट, इसमें हेलुसिनेट किया है। ये काफ़ी बहुत बार पूछ लेते हैं कि
बर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है, बर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या है, बर्ड ऑफ द ईयर 2025 अब जो है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी निम्न में से किस शहर में है। तो ये हमारे कहाँ है, शायद 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है, हमारे जबलपुर में, ठीक है। ये इंग्लिश में भी है, जिसको भी देखना हो इंग्लिश में देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। ओके, अब देखो, मध्य प्रदेश में जो गुना में जन्मे रमेश चंद्र लोहाटी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। 35 है ना, 35 जो नंबर है इसमें रमेश चंद्र लोहाटी सर्वोच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये 35। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। फिर हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा। देखो, पहला और जब सेकंड में भी हमने किया था क्वेश्चन पेपर, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था कि कौन से जो है मुख्यमंत्री नहीं थे। तो एक राज्यपाल थे जो हमने एलिमिनेट किया था। अब देखो, प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, ये तो बिल्कुल बने हुए थे, प्रकाश चंद्र सेठी भी बने हुए थे। DP मिश्रा, ये BC शुक्ला ये नहीं थे, ठीक है। DP मिश्रा, जब हम ट्रिक से पढ़ेंगे ना तो आप बहुत जल्दी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी जो है इसका आंसर क्या है, BC शुक्ला। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन का, विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखो, ये पंचायती राज अधिनियम से हैं। 3-4 एक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो भी क्वेश्चन डेट वाइज हो उसको तो हमें याद ही रखना है। तो ये कब पारित हुआ था, विधानसभा में 30 दिसंबर 1993, ठीक है। पंचायती राज, ये फिर इसमें ये देखो, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। अब इसको डिलीट क्यों किया गया है, पहली बात है तो इसका ये पूरा नाम नहीं है। इसमें जनजाति मतलब ST के लिए बस बोला है, बल्कि हमने आज ही पढ़ा है, आज के ही लेक्चर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने उसका पूरा नाम ST, SC और ST आयोग लिखा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ST आयोग के बारे में लिखा है, इसलिए ये गलत होता है। बाकी लेकिन यदि दोनों आ जाते तो इसका आंसर 1989 होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। PM जनमन योजना जो है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसमें PVTGS जो हमारी मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं, कौन कौन सी हैं, बैगा है, भारिया है और सहरिया है, ठीक है। अब यदि हम इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ कहाँ पे हैं, ये नॉर्मल सा हम एक मैप बना देंगे मैं MP का रफली समझने के लिए, ठीक है। ये मान लो MP, तो बैगा कहाँ है, ये दक्षिण पूर्व में है ना, ये पूरा बैगा है। यहाँ पे ये तामिया और ये छतरपुर साइड, सॉरी छतरपुर बोल गया मेरे को, तामिया विकास खंड साइड ये क्या है, भारिया। और यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे उत्तरी साइड ये क्या है, सहरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों जनजाति लोकेट हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला, जनजाति यहाँ पे जो भिंड है इसमें देखो, जनजाति मतलब ST, ठीक है। ST सबसे ज़्यादा कम जो है, यहाँ पे SC बहुत ज़्यादा है, तो ST सबसे कम होंगे, इसका अपोजिट तो होगा, है ना। तो ST सबसे कम जो है, सॉरी इसमें क्या बोला है, सबसे न्यूनतम जो ST हैं वो कहाँ होंगे, भिंड में, ठीक है। यहाँ पे अधिक हैं ST, फिर झाबुआ अलीराजपुर में ST अधिक हैं। फिर अब देखो, ये बहुत अच्छे से याद रखना, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है ST SC में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि SC जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो कहाँ हैं और ST जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो कहाँ है ना। इनको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेशनल E-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी 2025 में, फरवरी में जो MPPSC प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन हूबहू आया है, ठीक है। हम उसको मिला भी लेंगे तो ये यहीं से आया हुआ है, इसका आंसर सारांश है, ठीक है। अब हम देखेंगे
खालिस्तान का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा जा सके। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज मतलब कि पढ़ा जाना मतलब क्या है? इससे भाषा से ही तो संबंधित है। इस शब्द को पकड़ो तब जाके आप आंसर कर लेंगे, वरना ऐसे आप प्रोटोकॉल भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पूछा है उसने, पढ़ने के बारे में पूछा, तो पढ़ेंगे क्या? भाषा। ठीक है, ओके। ये इंग्लिश में जिसको पढ़ना है ये आप पढ़ लेना, हम अभी हिंदी में करेंगे। ये देखो, अब हम 18 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। देखो, लिंक्डइन सोशल है प्लेटफॉर्म, इसमें हम जॉब वगैरह ढूंढते हैं, एक दूसरे को जॉब सर्च भी करते हैं। ठीक है, रीडिंग भी है, और इंस्टाग्राम तो है ही, आपको पता है, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। गूगल सर्च इंजन है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पूछा था, ये सर्च इंजन है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे यूनिक्स जो है, ये यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये कमांड आधारित इंटरफेस होता है। ये क्वेश्चन हूबहू असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे IMPS, इसका फुल फॉर्म पूछा है। आप यहाँ सब मत पढ़ो, ये लास्ट ये जो है लाइन पढ़ो। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ना, एक बार लिख लो आप, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब हम 21 देख लेते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के किस चरण में सबसे कम संसदीय सीटों पर चुनाव हुए? देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको चुनावों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो उसी पे बनेगा, हम पे नहीं बनने वाले। इसमें तुक्का मारो और ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो, क्योंकि आप हर चीज़ आपसे नहीं बन सकता और हम पढ़ भी नहीं सकते कम समय में। ये देखो, सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियन 2024 के IQ फाइल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये विद्यांशी मिश्रा 2024 का करंट अफेयर है। ठीक है, क्योंकि हम 2024 का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये देखो, उदिता योजना किस विभाग से संबंधित है? मैंने आपको एक PDF दी रखी है जिसमें योजनाओं के बारे में दिया गया है विस्तार से, है ना। उसमें एक लास्ट पेज में देखना, वहाँ पे ये भी है कि ये वाली जो योजना है कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही है, ये वाली योजना कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो ये जो जैसे उदिता योजना आ गई, तो ये महिला और बाल विकास द्वारा चलाई जा रही है। उस PDF में साफ साफ लिखा है कि ये पर्टिकुलर योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, आप उस PDF को बहुत अच्छे से पढ़ लो जिसमें योजनाएं एक साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, अब हम ये देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी या बागी शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? ये वो वाले धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है। ठीक है, बागी शास्त्री अलग पर्सन है। तो इनका जन्म पूछा है, ये सागर में हुए थे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो ये 50वां। देखो, 2025 में जो खजुराहो का 51वां संस्करण मनाया गया है उसमें बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है। अब मुझे ये पर्टिकुलर याद तो नहीं है कि कितने से कितने उम्र के बच्चों को ऐड किया गया है, बट आप इस चीज़ को सर्च कर लेना कि पहली बार बच्चों को ऐड किया गया है, दूसरा उनकी उम्र क्या है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि अब 2026 की हम बात करें, 26वां क्वेश्चन की बात करेंगे। उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन और बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण कौन सा है? बराह अवतार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बराह अवतार। ये गुप्त काल से संबंधित है ना। पहली बात है, ये किसने बनाई थी? वीर सिंह ने। वीर सिंह एक्चुअल में ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, या चंद्रगुप्त हम देखेंगे सेकंड, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? गुप्त काल के हैं ये विक्रमादित्य। ठीक है, इनके ये सेनापति द्वारा उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये वीर सिंह शैव धर्म से संबंधित थे। इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, अब 27 क्वेश्चन देखते हैं। धन बहु गीत का संबंध किस संस्कार से है? परीक्षा धाम में ये साफ लिखा है ना। तो आपको उसी से पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ा भी रही हूँ आपको लेक्चर बाय लेक्चर।
तो ये इसका संबंध किस संस्कार से संबंधित है? जन्म संस्कार से संबंधित। देखो आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हमने सुरेती पढ़ा था, वो भित्ति चित्रकला है मालवा का, है ना। एक और पढ़ा था अभी, 3rd क्वेश्चन पेपर में आया था। देखो ये 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ स्तंभ स्थापित किया जाता है? तो ये कौन सी जनजाति है? कोरकू। ठीक है, आपको यहाँ पे भारिया भी नहीं दी गई है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये है भी नहीं, भूल तो कभी नहीं हो सकती, कंबर भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, ये गोंडों की है। ठीक है, तो कोरकू आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो ये उमड़वाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार है? देखो बहुत सारी बोलियां हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसी में प्रकार है मालवी की। मालवी का उमड़वाड़ी जो है इसकी एक बोली का प्रकार है। ठीक है, अब ये देखो 30वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है कास्ट मतलब की लकड़ी, जो कास्ट खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बुधनी। बुधनी कहाँ पे है? सीहोर। यहीं से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, है ना, यहीं से सांसद बने हुए थे वो। तो ये जो है बुधनी, बुधनी जो है उसमें कास्ट खिलौने और इसके अलावा झाबुआ भी इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही नहीं है। अब ये देखो 1 टेराबाइट मतलब टीबी, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट से होता है? तो ये 10.4, ये इस प्रकार से भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें ये रहा आंसर। ये कंप्यूटर से संबंधित है। अभी देखो कंप्यूटर वाले ही 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, हम जल्दी ही इसकी सीरीज़ लेके आएंगे। देखो निम्न में से किसका उपयोग, पहले क्या लिखा है? उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले इसको पकड़ो, को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जो मशीन भाषा समझ सके। असेंबलर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं इसको, है ना, और इसको जो है मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा हैं, है ना। ये एक बार में ही पूरा कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ये यही बस अंतर है। ये एग्जीक्यूट नहीं करता, ये पूरा एग्जीक्यूट भी करता है। इन्वर्टर ये कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों प्रकार की भाषाएं जो है ये चेंज करते हैं, बाकी इन्वर्टर ये कोई आंसर नहीं है। ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कि AI, ठीक है, के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण जो है करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट। जब हम ICT पढ़ते हैं तो उसमें जब हम रोबोटों को पढ़ते हैं, ठीक है, रोबोट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ट्यूरिंग टेस्ट आता है साफ साफ कि जिसमें हम मतलब AI या फिर रोबोट जिसमें ये ट्यूरिंग टेस्ट सफल हो जाता है तो उसको हम AI बोलने लगते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है क्या? AI में NLP, NL और P का पूर्ण रूप क्या होगा? न्यूटन लर्निंग प्रोजेक्शन या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो हमने जब पढ़ा था AI के कौन कौन से भाग हैं, तब उसमें ये वाला ऑप्शन भी इंक्लूड था। हमने जो अभी प्रीवियस जो MCQ किया है उसमें गौर से देखो, ये वाला ऑप्शन ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये एज आ आपको ऑप्शन में भी आ सकता है कि NLP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब 35 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग जो NED की परियोजना नहीं है? कौन कौन सी हैं? उमंग है, संकल्प है, माई स्कीम है। ये तीनों लिख लो आप कौन कौन सी हैं, फिर जो नहीं होगा तो वो आपको एलिमिनेट कर पाओगे आप उसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये फिर से आ गया ना, थॉर्नथाइन की जो हमने पहले देखा था, इसमें इसके अकॉर्डिंग इसने बोला था कि मध्य प्रदेश की जलवायु इस प्रकार की होगी। फिर इसमें वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपाद्र है। देखो तर हो नहीं सकती, अर्ध शुष्क मतलब सूखा होता है, ये सूखा। अब हमें पता है कि पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आर्द्रता ही होगी ना, उसमें नमी ही होगी। आपसे नहीं बनेगा ना तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में। चाहे आप जुलाई माह में देख लो चाहे किसी माह में देख लो, पूर्वी भाग में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, मैं आपको रफली डायग्राम के थ्रू बताती हूँ।
ये जो हमारा क्षेत्र है इतना दक्षिण पूर्व, यहाँ पे कम से कम वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे होती है। ये जो पूरा एरिया है ये, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन यदि हम मेन की बात करें कि और सबसे अधिक, तो ये दक्षिण पूर्व की साइड होती है ना, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, है ना। तो ये जो है पूर्वी ही आएगा हमेशा, चाहे आप जुलाई देख लो, चाहे आप सितंबर देख लो, ठीक है, तो ये पूर्वी ही आएगा। और सबसे कम पूछे तो उत्तर पश्चिम हम लगा सकते हैं, ईस्ट साइड। ओके, अब हम 38 क्वेश्चन देखेंगे। जो घोरवारी किस खनिज का उत्खनन क्षेत्र है, तो ये है कोयला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, तो ये लिख लो, आपको घोरवारी लिखना है, इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। फिर हमने ये लिख लिया घोरवारी, और फिर ये एक्चुअल में है क्या, कोयला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि कहीं तांबे से रिलेटेड हैं, कोयले से रिलेटेड हैं, फिर बाक्साइट से रिलेटेड है। तो आप पहले इनकी सूची बना के लिख लो कि एक्चुअल में घोरवारी है क्या, किस खनिज से संबंधित है, तो कोयला खनिज से, ठीक है। ओके। अब ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो बीना एक्चुअल में है कहाँ पे, सागर में। ये हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र जो कच्चे तेल की रिफाइनरी है ना, अभी भी एक ही है, ऐसा नहीं है कि दो हो गई हैं, ठीक है, अभी भी एकमात्र ही है, और ये बीना सागर में स्थित है। किसकी मदद से, ओमान की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि बीना में जो तेल रिफाइनरी है वो भारत ने किस देश के सहयोग से बनाई है, तो वो ओमान से, ठीक है। अब जो भांडेर नहर है किस नदी पर बनाई गई है, ये बेतवा नहर पर, ठीक है, बेतवा नदी पे। ओके, अब देखो मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित या जीएसपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। कभी भी पूछ ले, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राथमिक ही है। हमने प्रीवियस एमसीक्यू में अभी जो पहला या सेकंड क्वेश्चन करा था पेपर, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन हुआ आया था, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा पहला ही लगाना है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही बहुत ज़्यादा है इसमें। मध्य प्रदेश में जो मझगौवा क्षेत्र है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो मझगौवा, हिनौता, अंगूर, ये हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। लेट मी शो यू, ये देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था वो। कहाँ गया, ये देखो पहला है ना, ये हीरे के लिए, खान के लिए नहीं है, मतलब ये तो है मझगौवा, देखो है ना। अभी हमने इसको ही कंप्लीट करा है और फिर से यही आ गया। तो ये फ़ायदे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाता है। हाँ, ये जो है ये क्षेत्र हीरे से संबंधित है ना। छतरपुर पन्ना में स्थित है इन लोग, ये क्षेत्र। ओके, ये इंग्लिश में है। और हम देख लेते हैं 43। मध्य प्रदेश में जल अभिषेक योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2006 में स्टार्ट हुई थी। ओके, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। जैसे ये भेड़िया एमपी लिख लो आप, तो इसको कब स्टार्ट हो रही है, 27 सितंबर 2008 को, ठीक है। पहली वाली हमने देख ली, जल अभिषेक योजना 2006 को स्टार्ट हुई थी। देखो अब डेट वाइज ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो जो ई नाम है राष्ट्रीय कृषि बाजार, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, नाम ना से है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। मध्य प्रदेश में कब आरंभ हुआ था, तो 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था। अब ये आनंद रघुनंदन, ये मे बी हम जब मध्यकाल पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का तो उसमें आता है शायद। नाटक के लेखक कौन से हैं, तो ये विश्वनाथ सिंह हैं। जब हम हिस्ट्री में बहुत सारे अब राज्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा आराम से। ये देखो देवलाली कर का संबंध किस कला से संबंधित है, तो ये चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। अब ये देखो नीचे है भविष्यति कथा, ये जो है धनपाल की रचना है।
ये धनपाल किस में है? भोज में, मतलब कि परमार वंश से संबंधित है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है? ग्यारसपुर में तोरण की बात की है ना। लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिवीर मर्दन सिंह जो हैं इनका संबंध कहाँ से था? तो बानपुर से। बानपुर कहाँ पे है? जब हम 1842 में पढ़ते हैं और 1857 की क्रांति के पूर्व जो भारत में जितनी भी, मध्य प्रदेश में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं उससे ये संबंधित है। ठीक है, ये कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं और इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक शायद मेहरबान सिंह जो कि नरसिंहपुर से संबंधित हैं और एक हीरा सिंह जो कि नरसिंहपुर से ही संबंधित है। 1842 के जो आंदोलन इन्होंने किए थे उनका नेतृत्व किसने किस स्थान से किया है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे में पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल किसी और लेक्चर के साथ और एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।